कहानी की नायिका है क्रॉमवेल साम्राज्य की एक राजकुमारी जिसके पास जिंदगी की हर चीज थी। बड़ा सा मैंशन, खूबसूरत कपड़े और चमकते गहने। लेकिन वो कोई आम राजकुमारी नहीं थी। उसे ये सब पसंद नहीं था, बल्कि उसका दिल तब खुश होता था जब वो उस दुनिया को घूमती जिसमें वो पैदा हुई थी। सीधे कहें तो उसे ट्रैवलिंग पसंद थी। उसने अपनी यात्रा उत्तर से शुरू की, जहां क्रॉमवेल साम्राज्य का राज्य था, और उसने अपनी राजकुमारी वाली पहचान छुपाने के लिए भेष बदल लिया। लेकिन जब वो दक्षिण पहुंची, उसे एक ऐसे आदमी से सामना हुआ जिसने उसकी जान लगभग ले ली। एक आदमी जिसे जीवित भगवान और दक्षिण के सबसे बड़े देश का राजा कहा जाता था। वो आदमी नायिका को शक की नज़र से देखता है और उसे अपने हरम में ले जाता है। हरम में तो कई औरतें होनी चाहिए थीं, लेकिन वहां सिर्फ वही थी। उसे राजा से निकलने का तरीका ढूंढना था, इससे पहले कि उसकी पहचान खुल जाए। लेकिन जिसने उसे कैद किया था, वो अब उसमें दिलचस्पी लेने लगा। अगर तुम जानना चाहते हो कि वो भाग पाई या नहीं, तो चलो कहानी की शुरुआत से शुरू करते हैं। क्रॉमवेल साम्राज्य उत्तर में राज करता था, जहां नायिका आलीशान जिंदगी जीती थी। उसके पास सब कुछ था, लेकिन जो चीज़ उसे सबसे ज़्यादा एक्साइट करती थी, वो कहीं और थी। दुनिया घूमना। जब भी वो नई जगह पहुंचती, उसका दिल खुशी से भर जाता। यहीं से उसकी यात्रा शुरू हुई। उसने पहले ही उत्तरी महाद्वीप के सभी देशों की यात्रा कर ली थी, जैसे उत्तर के प्राचीन स्थल और सिबेलिया में फैन बस्ती। जल्द ही उसने दक्षिणी महाद्वीप की तरफ कदम बढ़ाए। वो रेगिस्तान पार करके क्रोएशिया पहुंचना चाहती थी, लेकिन एक हफ्ते से बीच में रास्ता भटक गई थी। मैप में कोई फर्क नजर नहीं आता था, क्योंकि चारों तरफ सिर्फ रेत ही रेत थी। ऊपर से उसका पानी भी खत्म हो चुका था। तभी उसने रेगिस्तान में कुछ लोगों को जाते देखा, तो वो तुरंत तेजी से दौड़ पड़ी ताकि उनसे मंजिल का रास्ता पूछ सके। लेकिन जवाब मिलने से पहले ही एक तलवार उसके गले पर आ गई। उसे लगा शायद उस आदमी का क्रोएशिया में कोई दुश्मन होगा, इसलिए उसने तलवार तान दी थी। लाल आंखों वाला वो आदमी, जिसमें कत्ल का इरादा साफ था, उससे उसके आखिरी शब्द पूछता है। जब उसने कुछ नहीं कहा, तो उसने तलवार उठाते हुए कहा, अलविदा। तलवार गिरने से पहले उसने उसे रोक दिया और कहा कि वो उसे नहीं मार सकता। जब उस आदमी ने पूछा क्यों, तो उसके पास आखिरी उपाय बचा। उसने मोहक अंदाज में कहा कि वो महाद्वीप की सबसे सुंदर औरत है और हर देश को उन्हें बचाना चाहिए। आदमी बस हंस पड़ा, और इस बार उसने बिना झिझके तलवार उसके ऊपर चला दी। किस्मत से वह इतनी तेज थी कि उसे बचा सकी। डर के मारे उसने उस पर चिल्लाया कि बिना चेतावनी तलवार घुमाना नियम के खिलाफ है। जैसे ही उसने नियम शब्द सुना, उसने कहा कि जब जान लेने की बात हो तो कोई नियम नहीं होते, क्योंकि अंत में एक मरेगा और दूसरा बचेगा। उसकी तेज नजरें देखकर वह डर गई, जो उसे मध्य ग्रीष्म के सूरज की याद दिला रही थीं। वह उसके पास आया और चेहरा छूने की कोशिश की, जबकि नायिका को लगा उसका आकर्षण असर कर गया है। लेकिन उल्टा हुआ। वह निराश दिखा, क्योंकि वह उतनी सुंदर नहीं थी जितना वह खुद को बताती थी। उसकी बात से वह नाराज हुई, पर इसी ने उसकी जान बचा दी, क्योंकि उसने कहा कि वह उसे छोड़ देगा। कुछ देर बाद वह एक अनजानी, बहुत गर्म जगह पर थी, प्यास से परेशान थी। तभी एक आदमी ने उस पर पानी की बाल्टी डाल दी। भले ही उसे कुछ समझ नहीं आया, पर पानी ने उसे होश में ला दिया। छोटी खिड़की से बाहर देखकर उसने कपड़ों और माहौल से पहचान लिया कि वह शहर के बीचों बीच बने उस जेल में है जहां सूरज सबसे तेज चमकता है। वह जेल रेगिस्तान के राजा पियान में थी। उसका घर क्रॉमवेल उत्तर महाद्वीप में था, जबकि पियान दक्षिण में था। पियान एक बड़ा रेगिस्तानी देश था। परेशानी यह थी कि क्रॉमवेल और पियान के रिश्ते अच्छे नहीं थे। अगर लोग उसकी पहचान जान लेते, तो वह खतरे में पड़ जाती। अभी सबसे ज़रूरी था गर्मी से मरने से पहले जेल से निकलना। निकलना उसके लिए मुश्किल नहीं था, पर जैसे ही बाहर निकली, उसने उसी को देखा जिससे वह बचना चाहती थी। उसका प्लान था हेयरपिन से ताला खोलना। इस पल वह अपनी माँ की आभारी थी, जिन्होंने जिद के कारण उसे कई बार बंद किया था। उसने अपनी माँ से सुंदरता और चांद जैसी चांदी बाल पाए थे। माँ चाहती थीं कि वह एक शालीन महिला बने, इसलिए हर बार भागने पर बंद कर देती थीं।
पर वह चुपचाप सजा मानने वाली नहीं थी, हमेशा रास्ता निकाल लेती थी। इससे वह इसमें माहिर हो गई। उसने शारीरिक ट्रेनिंग की और बंद रहते रहते भागने के तरीके सीखे। वही स्किल अब काम आई और उसने ताला खोल लिया। उसका मानना था कि इतनी सुंदर महिला को कैद नहीं होना चाहिए, क्योंकि वह वहाँ अजनबी थी। उसे वहाँ के लोकल लोगों जैसा कपड़े पहनना पड़ा। वहाँ औरतें अपना चेहरा ढकती थीं ताकि मर्दों को आकर्षित न करें। ये उसे बेवकूफ़ी भरा नियम लगा, लेकिन उसने फिर भी अपना चेहरा ढका, क्योंकि यह उसके लिए मददगार होता, चूंकि वह भाग रही थी। अब जब वह चेहरा ढके हुए थी, उसे लगा जैसे वह उनके शहर में आराम से घूम सकती है। उसने पहले ही पियान के बारे में किताब पढ़ रखी थी, जिसमें लिखा था कि यह देश रेत से बने ढांचों और ताकत के लिए मशहूर है। इसी वजह से भले ही यह क्रॉमवेल का दुश्मन था, उसका अपना देश, वह कभी वहां जाना चाहती थी। लेकिन चूंकि उसे पकड़कर जबरदस्ती वहां लाया गया था, उसे खुद उस जगह को देखने का मौका मिला। उसकी हैरानी की बात यह थी कि यह किताब में बताए से भी ज्यादा अद्भुत था। गर्म मौसम, रेत से बनी इमारतें और अलग-अलग नस्लों के लोग, सबने उसे ऐसा महसूस कराया जैसे वह एक नई दुनिया में आ गई हो। यह एहसास उसे सफ़र करना और भी पसंद कराने लगा। खुशी के मारे उसने उनकी देवी लामेशा को जोर से धन्यवाद दिया और कुछ लोगों का ध्यान खींच लिया। तभी उसने खुद को रोका, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि उसे पकड़े जाने से बचना होगा। इसके बाद उसने सोचा कि उसे सोने की जगह ढूंढनी चाहिए। अचानक उसके पेट ने आवाज़ की। उसे भूख लगी थी, इसलिए उसने तय किया कि वह शहर की सड़क से कुछ स्वादिष्ट खाना खरीद ले। वह खाने ही वाली थी कि अचानक वह उसके हाथ से गिर गया। उसने दूर से उसी आदमी को पहचान लिया जिसने उसे गिरफ्तार किया था। चूंकि उसका चेहरा आधा ढका था और शहर भीड़-भाड़ वाला था, उसने पीठ मोड़ ली और खुद को समझाया कि उसने उसे नहीं पहचाना। लेकिन यह उसकी गलतफहमी थी। वह आदमी अचानक उसे पकड़कर फुसफुसाया कि वह जानता है कि वह चूहे की तरह जेल से भागी है। तभी कुछ लोग आए और उसे सहाद कहकर बुलाया। सहाद ने उमर नाम के आदमी को औरत को संभालने को कहा और चेतावनी दी कि उसे निराश न करे। फिर चला गया। अब फिर से गिरफ्तार होकर उसे अपनी जान की फिक्र होने लगी। सहाद अपने महल चला गया। उसके साथ नासिर नाम का आदमी था, जो उस अजीब औरत के बारे में सोच रहा था, जो अभी-अभी जेल से भागी थी। उसके लिए वह साधारण औरत नहीं थी, बल्कि सहाद के लिए उपयोगी हो सकती थी। वह औरत गुस्सैल थी, लेकिन उसकी शक्ल सूरत और बोली अजीब थी। इस वजह से उसने सोचा कि वह उत्तरी महाद्वीप के किसी अमीर खानदान की बेटी होगी। उसे लगा कि वे उसके जरिए क्रॉमवेल के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं, इसलिए उसने अपने मालिक को उसका फायदा उठाने का सुझाव दिया। कौन जाने, वह औरत उन्हें सियारे और क्रॉमवेल के बीच कुछ संबंध ढूंढने में मदद कर दे। उसकी बात सुनकर सहाद ने सुझाव मान लिया और तय किया कि औरत को अपने पास लाए। जेल में वापस भेजने की बजाय उसे एक बड़े भवन में लाया गया। एक औरत आई और उत्तरी महिला से कहा कि वह उसका पीछा करे। चलते हुए वह जगह को देखती रही। वे बड़े दरवाजे में दाखिल हुए और वहां कई औरतें देखीं, जो पहली वाली की तरह ही कपड़े पहने थीं। अचानक बिना बताए उस औरत ने उसे पकड़ लिया। वह तब चौंक गई जब उन्होंने उसके कपड़े उतारने शुरू कर दिए। उसे समझ नहीं आया कि यह क्या हो रहा है और क्यों। लेकिन थोड़ी देर बाद उसे एहसास हुआ कि वे बस उसे नहाने ले जा रहे हैं। उन्होंने उसकी सफाई में मदद की और फिर उसे वो कपड़े पहनने का आदेश दिया जो वे लाए थे। दूसरी ओर साहत आराम से महाराजा की सीट पर बैठा था। वह उस औरत के बारे में सोच रहा था जिसे उसने अब भी पकड़ा था। उसके बगल में बैठे आदमी ने उसके चेहरे पर खुशी देखी और पूछा, तो उसने जवाब दिया कि यह बिल्ली के बारे में है, यानी उस औरत के बारे में। इस बीच उत्तरी महिला ने देखा कि जो कपड़े उसे पहनने को दिए गए थे, वे उसका पूरा पेट दिखा रहे थे और उसकी पतली, आकर्षक काया को उभार रहे थे। उसने सोचा, क्या यहाँ की औरतें सच में ऐसे कपड़े पहनती हैं? जब उसे लगा कि अगर उसने मना किया तो वे उसे मारेंगी, तो उसने खुद ही वह पहन लिया। बाद में उसे पता चला कि उसका बैग गायब है, जिसमें उसका पैसा, नक्शा, कपड़े और हैंडसम आदमियों के चित्र थे। सबसे ज़रूरी, उसकी पहचान साबित करने वाली किताब भी उसमें थी।
उसके बिना वह कहीं नहीं जा सकती थी, और अगर वह खो गई तो बहुत बड़ी समस्या थी। अच्छी बात यह थी कि उसकी सबसे ज़रूरी चीज़ अब भी उसके कान में थी, खास झुमके, जिन पर जादू था और जो उसके बाल और आंखों का रंग भूरा कर देते थे। यह सफ़र के दौरान उसकी पहचान छिपाने में बहुत मददगार थे। फिर सेविका ने उसे दोबारा अपने साथ चलने को कहा और वह चल दी। वह सोच रही थी कि यह औरत उसे कहाँ ले जा रही है, क्योंकि वे महल के और भीतर जा रहे थे। आखिरकार वे उस कमरे में पहुंचे जहां उसे रहना था, जिसे वे हरम कहते थे। उत्तरी महिला को कमरे की खूबसूरती और शान पसंद आई, लेकिन वह चौंक गई जब उसे पता चला कि यह हरम है, जहां एक आदमी अपनी कई औरतों को रखता है और जो चाहे करता है। ये जानकर वह जमीन पर बैठ गई और हार मानते हुए बोली कि वह जेल में रहना पसंद करेगी, बजाय इस जगह के। उसने सारा दोष उस आदमी को दिया जिसने उसे पकड़ा था, मानते हुए कि उसका बुरा व्यवहार उसकी अच्छी शक्ल को बर्बाद कर रहा है। सेविका ने कहा कि उठो, फर्श ठंडा है और उसे यह सम्मान मानना चाहिए कि उसे हरम में शामिल किया गया है। यह सुनकर वह और गुस्से में भर गई और अपने गुस्से को छिपा नहीं पाई। उसने कहा कि वह पक्के तौर पर मानती है कि एक आदमी के पास सिर्फ एक ही औरत होनी चाहिए। उसे नफरत थी कि उसे ऐसी जगह लाया गया जहां एक आदमी कई औरतों के साथ खेलता है। उसने कहा कि यहाँ महिलाओं को खिलौने की तरह ट्रीट किया जाता है, इसमें कोई सम्मान नहीं। फिर भी सेविका तो सहात के सपने देख रही थी, उसे अपना खिलौना मानते हुए। यह देखकर उत्तरी महिला ने सोचा कि ऐसे व्यक्ति से बहस करना बेकार है, जो पूरी तरह गलत सोच में डूबा हो। अब वह सिर्फ देवी लामेशा से प्रार्थना कर सकती थी कि वह उसे इस स्थिति से बचा लें। बाद में उसने देखा कि वहां और कोई औरत नहीं लाई गई थी। उसने सेविका से पूछा तो उसने बताया कि वह हरम की एकमात्र एरा है, यानी वहां अकेली औरत है। इसी बीच दर्रा के उच्च प्रमुख सहाद से मिलने दरबार में आए। आदमी को अंदर आने की अनुमति मिली और उसने अपना परिचय धार का जलील के रूप में दिया, साथ ही अरकुआन को सम्मान दिखाया। इसके बाद सहाद ने पूछा कि वह उसके यहाँ किस काम से आया है। जलील ने बताया कि वह उन्हें प्रणाम करने आया है, क्योंकि सुना था कि वे पवित्र इस्माइल नखलिस्तान की यात्रा से लौट आए हैं। लेकिन उसने यह भी सुना था कि उनके हरम में गोरी चमड़ी वाली एक औरत आई है। पहले गुलामों को उसकी तरफ भेजा जा सकता था, लेकिन इस बार सहाद को उस औरत के बारे में कुछ पता नहीं था। जलील ने इस पर सवाल उठाया, लेकिन तभी रुक गया जब उसने देखा कि सहाद ने टमाटर हाथ से कुचल दिया। यह देखकर उसे अपनी जान का डर लगने लगा, क्योंकि उसे सहाद के खतरनाक इरादे महसूस हो रहे थे कि वह बिना सोचे किसी की जान ले सकता है। माहौल शांत करने के लिए जलील ने कहा कि वह बस चिंता के कारण बोल रहा था, लेकिन सहाद ने कहा कि उसे उसकी चिंता की ज़रूरत नहीं है और उसे बाहर जाने का आदेश दिया। हरम में उत्तरी महिला को लग रहा था कि वह इस कमरे में फंस गई है, जैसे जीवन और मृत्यु की स्थिति में हो। उसे रोना आ रहा था, बस इसलिए कि उसने रेगिस्तान देखने की इच्छा की थी और अब यहाँ आ फंसी है। लेकिन रोना उसका स्वभाव नहीं था। उसने खुद को संभाला और सोचा कि किसी तरह भागने का तरीका ढूंढना होगा, वरना उसे किसी अजनबी से शादी कर दी जाएगी। वह पहले भी उत्तर के कुख्यात सख्त जेल से आसानी से भाग चुकी थी, तो उसे लगा कि खुले माहौल वाली इस जगह से भागना तो उसके लिए बहुत आसान होगा। लेकिन दो बातें उसे चिंता में डाल रही थीं। पहली, उसका सामान गायब था। चाहे वह भाग भी जाए, उसके बिना वो मर सकती थी, खासकर उसकी लेज़र के बिना। एक किताब, जो उसके माता-पिता का अधिकार पत्र थी, जिससे वह अपने सफ़र के अहम रास्तों का उपयोग कर सकती थी। दूसरी बात, उसके झुमकों में लगा छद्मवेश जादू ज़्यादा इस्तेमाल से टूट सकता था। उसे एक हफ्ते आराम चाहिए था, वरना उसके बाल और आँखों का असली रंग लौट आएगा। अभी वह बस इस बड़े महल का नक्शा समझने के लिए इधर-उधर घूम सकती थी। रात में उसने पहला प्लान शुरू किया और महल के ऊपरी हिस्से में चली गई। खुले इलाके से उसने देखा कि पेसियन का चाँद सफ़ेद रोशनी में चमक रहा था, जबकि उसके देश का चाँद पीली आभा वाला था। जहाँ वह खड़ी थी, वहाँ से इलाका बहुत विशाल दिख रहा था, जैसे एक महल। इमारतें एक दूसरे से जुड़ी हुई थीं, जिससे चुपके से अंदर घुसना या भागना मुश्किल था। उसे अंदाज़ा नहीं था
कि यहाँ से भागना उसकी सोच से कहीं ज़्यादा कठिन होगा। उसने सोचा कि जिस आदमी ने उसे पकड़ा था, वह ऐसे महल जैसे स्थान में क्यों रहता है। दूर से उसने एक नीली छत वाला भवन देखा। जिज्ञासा में उसने वहां जाने का निश्चय किया। वह बड़ी आसानी से कूदकर उस जगह पहुंची। वहां कोई आसपास नहीं था, तो वह जगह को देखने के लिए आगे बढ़ी। शानदार सजावट देखकर उसे लगा कि यह किसी ताकतवर व्यक्ति के लिए इस्तेमाल होती होगी। जब वह बगीचे के हिस्से में गई, तो उसने पास में एक झील देखी। वह वहां पहुंची और देखा कि एक आदमी झील में नहा रहा था। उससे पहले कि आदमी उसे देख पाता, वह एक झाड़ी में छिप गई और सोचने लगी कि यह आदमी कौन हो सकता है और इतनी रात में यहाँ क्या कर रहा है। ध्यान से देखने पर उसने पहचान लिया कि यह वही पागल आदमी है जिसने उसे गिरफ्तार किया था। उसे डर लगने लगा कि कहीं वह फिर से पकड़ी न जाए, तो उसने खुद को छिपाने की पूरी कोशिश की। उसने चुपचाप रेंगकर भागने का फैसला किया, लेकिन आदमी ने उसे देख ही लिया। कुछ ही पलों में उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसे पानी में फेंक दिया गया हो। सहाद ने उस महिला से पूछताछ शुरू कर दी, क्योंकि उसे शक था कि वह जासूस है। उत्तरी लड़की ने उसके सभी आरोपों से इनकार किया और उल्टा पूछा कि वह दिन दहाड़े सड़क से किसी महिला को क्यों उठा ले गया, बिना कुछ कहे या किए। या आदमी ने बस इतना जवाब दिया कि इस जमीन पर वह जो चाहे कर सकता है। महिला ने हंसते हुए पूछा कि क्या वह खुद को भगवान समझता है या इस देश का राजा। इस पर सहाद ने पूछा कि अगर ऐसा है, तो क्या वह चुपचाप और आज्ञाकारी हो जाएगी। फिर उसने फुसफुसाकर अपना नाम बताया, सहाद जैन बेदाद, पज्जुन का राजा। यह सुनते ही महिला को ऐसा लगा जैसे कोई विनाश का संदेश मिल गया हो, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि उसके सामने खड़ा आदमी अर्कुआन है, पज्जुन का जीवित भगवान। अचानक राजा ने महिला को उठा लिया, जिससे वह और जोर से चिल्लाने लगी और कहने लगी कि उसे छोड़ दे। उसने यह भी कहा कि इतनी सुंदर महिला के साथ बुरा व्यवहार करने की उसे सजा मिलेगी। सहाद उसे कमरे में ले गया और बिस्तर पर फेंक दिया। उसने सीधा पूछा कि क्या वह क्रॉमवेल की जासूस है, ये जानते हुए कि वह अपना देश नहीं बता सकती। महिला ने जवाब दिया कि वह उत्तर से है, लेकिन दुश्मन देश से नहीं है, और यह भी कि वह जासूस नहीं है। इसके बाद सहाद ने पूछा कि वह क्रोएशिया क्यों जा रही थी। उसने जवाब दिया कि वह बस वहां का नज़ारा देखना चाहती थी और खुद को एक मासूम यात्री बताया। उसने सीधा उसकी आंखों में देखकर यह जताया कि वह सच बोल रही है, उम्मीद करते हुए कि सहाद उस पर विश्वास करेगा। लेकिन राजा ने उस मासूम नज़र को ऐसे लिया जैसे वह उसे रिझा रही हो। उत्तरी महिला चौंक गई जब उसने यह सुना, और उसने यह भी देखा कि वह उसकी देह को देख रहा था, जो बस निजी अंगों को ढक रही थी। अचानक सहाद बिस्तर पर कूद गया और खुद को उसके ऊपर रख दिया। उसे याद आया कि जब वे पहली बार मिले थे, तो उसने कहा था कि वह इतनी भी सुंदर महिला नहीं हो, इसीलिए उसने उससे हटने को कहा और उसकी नज़रों से बची। सहाद ने इस बात से इनकार नहीं किया, लेकिन एक चीज़ वह जोड़ना चाहता था, जो उसने पहली मुलाकात में अपने शब्दों में नहीं कही थी। चूंकि वह उसकी आंखों में नहीं देख रही थी, उसने उसका चेहरा पकड़कर उसकी तरफ मोड़ा और कहा कि वह पहली बार मिलने पर अपने शब्दों में क्या जोड़ना चाहता था। पहले वो ये नहीं कह पाया था कि वो सुंदर है या नहीं, लेकिन उसने नोटिस किया कि उसकी आंखें बहुत खूबसूरत थीं। साहद ने जबरदस्ती उस औरत को किस किया और उसके हाथ ऊपर से पकड़ लिए। वो उसकी ताकत के आगे रुक नहीं पाई, लेकिन हार भी नहीं मानी। उसने उसके किस का जवाब नहीं दिया, जब तक हिम्मत जुटाकर चिल्ला नहीं दी कि उसे छोड़ दो। साहद ने उसकी बात सुनते ही रुक गया। सांस संभालने के बाद उसने उस बाहरी औरत का अपने हरम में स्वागत किया। अगले दिन सुबह उत्तरी लड़की उठी, तो उसने अपने कमरे में एक और लड़की को देखा। उसने अपना नाम नूर बताया, जो अब से उसकी सेवा करेगी। नूर ने कहा कि उसे अपने राजा की एरा से मिलकर सम्मान महसूस हो रहा है। ये सुनकर वो सोच में पड़ गई कि क्या साहद ने उसे इसलिए नौकरानी दी ताकि कल जब वो महल में चोरी छुपे घूम रही थी, तो उस पर नजर रखी जा सके। नूर ने नोटिस किया कि उसकी गोरी त्वचा वैसी ही थी जैसी उसके बारे में अफवाहों में सुनी थी, लेकिन वो पियान की नहीं लग रही थी। फिर उस औरत ने आरा का मतलब पूछा, जो यहाँ के लोग उसे बुला रहे थे। नूर ने बताया कि ये अराकुआन की महिलाओं के लिए है
और उसे राजा की सेवा करने का सम्मान मिला है। उत्तरी औरत ने उससे पूछा कि क्या नूर हर जगह उसके साथ जाएगी, क्योंकि वो भागने की सोच रही थी और उसके लिए नौकरानी का साथ होना मुश्किल था। सौभाग्य से नूर ने कहा कि उसका काम मदद करना है, लेकिन अगर वो चाहे तो उसे भेज सकती है। नूर ने उसे चाय दी। ये सुनकर उसे राहत मिली। उसके बाद नूर कमरे से निकल गई और कहा कि ज़रूरत हो तो बुला लेना। वो विदेशी औरत कमरे में अकेली सोचने लगी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसे अराकुआन की औरत कहाँ जा रहा है। क्रॉमवेल के लोग एक बेआकार की देवी लामेशा में विश्वास करते हैं, जबकि पियान सीधे अपने भगवान द्वारा शासित देश है। उनका मानना है कि कुवान ने रेगिस्तान में पानी लाकर पौधों को उगाया। कुवान वहाँ की राजनीति, अर्थव्यवस्था, संस्कृति और समाज का केंद्र है। उसे नहीं पता था कि जिसे वो नफरत करती थी, वही इस देश का राकुवान है। लेकिन भगवान होने के बावजूद वो उसे अपनी मर्जी नहीं चलाने देगी। उसे अचानक याद आया कि उस आदमी ने उसे किस किया था, और ये सोचकर वो और गुस्से में आ गई, क्योंकि वो उसका पहला किस था।